नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, जो हमारा जीके एंड जीएस का होता है। और हमने हिस्ट्री को शुरू किया हुआ था, भारतीय इतिहास, जहां से 15 क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आते भी हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा पोर्शन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन का ही आपका जो स्कूल मैनेजमेंट है उसका पार्ट है और 15 क्वेश्चन का ही इसका है दोस्तों। आप देखें, कुल 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 में से 15 यानी लगभग 20% मैटर तो आपका यही है दोस्तों। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना होता है और बड़े अच्छे से हमने सारे क्लासेस की भी है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल कालीन चित्रकला और संगीत कला के विषय में। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें अपनी लगभग हो चुकी थी। ये वाला चैप्टर अपना चल रहा था, जिसमें हमने भक्ति मूवमेंट, कल्चर सिंथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड, ये हम पढ़ रहे थे दोस्तों। बाकी सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। आज हम इसमें से चित्रकला और संगीत कला के विषय में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्थापत्य कला को हमने पिछले क्लास में देख लिया था। उसके बाद में जो हमारा रहेगा वो रहेगा महाराणा प्रताप स्ट्रगल विद द मुगल। हम इसको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। और हम बात करें मुगल कला की, तो मुगल कला में स्थापत्य कला और चित्रकला और संगीत कला को हमें पढ़ना था, जिसमें से पहला चैप्टर अपना हो चुका है। ये दोनों चैप्टर आज अपने अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं सारी हम देख लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। और हाँ, पूरा कोर्स केवल आपको यहीं पर करवाया जाता है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आइएगा बात करें मुगल कालीन चित्रकला के विषय में। तो सबसे पहले जैसे हमने स्थापत्य कला में देखा था, उसी प्रकार से हम बात करेंगे बाबर कालीन चित्रकला के विषय में। और यहाँ एक चीज़ हमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या है चित्रकला में। यहाँ पर कोई शैलियों का डिवाइडेशन नहीं है, यहाँ पर हमें मूलतः देखनी है चित्रकार। और हमें याद क्या करना है, अगर इसने कोई विशेष चित्र बनाया है या कौन से काल में वो था, यानी कि अकबर के काल में कौन से चित्रकार थे, बाबर के काल में कौन से थे, हुमायूं के काल में कौन से थे। बस यही कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, बाकी ज़्यादा बड़ा मैटर इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें बाबर कालीन जो चित्रकार है बेहजाद। अब बेहजाद के वैसे तो हमें चित्र देखने को नहीं मिलेंगे, वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन बाबर का एक ग्रंथ है बाबरनामा। बाबरनामा के अंदर फारसी चित्रकार बेहजाद को संरक्षण देने का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। यानी बेहजाद की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, बाबरनामा जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसने फारसी चित्रकार बेहजाद को अपने यहाँ पर संरक्षण दिया था। केवल इतना ही हमारे पास में आता है। वर्तमान में बेहजाद के कोई चित्र हमें देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो क्या कहा, अगर आपसे पूछा जाए बाबर काल में प्रमुख चित्रकार कौन था, तो बेहजाद था। या फिर यूँ पूछा जा सकता है बाबर कालीन निम्न में से कौन सा चित्रकार था, तो बेहजाद था। उसके चित्र उपलब्ध नहीं है, कौन सा चित्र है हम नहीं जानते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि उसने संरक्षण दिया था बेहजाद को, जो एक फारसी चित्रकार था। ऐसा उल्लेख हमें बाबरनामा में पढ़ने को मिलता है दोस्तों। बेहजाद के लिए एक स्टेटमेंट भी आता है, पूर्व का राफेल। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का राफेल कौन से चित्रकार को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं बेहजाद को। बेहजाद को कहते हैं। और बेहजाद किसके काल में था, बेहजाद था बाबर के काल में। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बाबरनामा से हमें ये पता चलता है कि ऐसा कोई चित्रकार इनके समय में हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद में आते हैं हम हुमायूं पर। हुमायूं कालीन चित्रकला की बात करें तो हुमायूं काल में दो प्रमुख चित्रकार थे, एक अबू समद है और एक मीर सैयद अली है दोस्तों। तो यहाँ जो आपसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही है, हुमायूं काल के कौन से चित्रकार निम्न में से थे या नहीं थे। या यूँ पूछ ले, अबू समद किसके समय का चित्रकार है दोस्तों। तो ऐसी संभावनाएं रहती है प्रश्नों की। ये दोनों ही बेहजाद के शिष्य थे, और बेहजाद को अभी हमने पढ़ा बाबर के समय में था। किसके शिष्य हैं ये दोनों, ये दोनों बेहजाद के। और बेहजाद किसके समय में था, बाबर के समय फारसी चित्रकार था। इन्होंने मीर हमजा
के जीवन चरित्र पर हमजा नामा एक ग्रंथ लिखा, चित्रित ग्रंथ था, जो अकबर के समय में पूर्ण हुआ। इसमें कुल 1200 चित्र हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कौन कौन से चित्रकार हैं? अबू समद और मीर सैयद अली, ये दो चित्रकार थे। किसके समय में? हुमायूं के समय में। ये दोनों किसके समय में हैं प्यारे दोस्तों? ये दोनों हुमायूं के समय में हैं। इन दोनों ने मिलकर के मीर हमजा के जीवन पर जो चित्र बनाया वो था हमजा नामा। हमजा नामा एक चित्रित ग्रंथ है। हमजा नामा क्या है? एक ग्रंथ है जो चित्रित है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? चित्रित ग्रंथ है। अब ये शुरू तो हुमायूं के समय में हुआ, लेकिन पूरा किसके समय में हुआ है? अकबर के समय में ये पूरा होता है दोस्तों। इसमें कुल 1200 चित्र हैं। हमजा नामा में कितने चित्र हैं? उसमें 1200 चित्र है। तो हमें क्या याद रखना है? पहली बात, अच्छा क्वेश्चन, हमजा नामा क्या है? तो हमजा नामा चित्रित ग्रंथ है। किसके चित्र हैं? मीर हमजा के चित्र हैं। किसने बनाए हैं? अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने। कौन थे? तो हुमायूं काल के ये चित्रकार थे। किसके शिष्य थे? बेहजाद के शिष्य थे। कितने चित्र हैं इसमें? 1200 चित्र हैं। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य फैक्ट हैं वो इसके बनते हैं। फिर हम उसके बाद में बात करें अकबर कालीन चित्रकला के विषय में, यानी अकबर के समय में कौन कौन से चित्रकार हुए। तो यहाँ ये हमें समझना होगा, और पीछे हमने देखा भी था कि अकबर का शासनकाल काफ़ी लंबा था और उसने काफ़ी अच्छे कार्य करवाए। तो कला का जो विकास हुआ, चाहे वो चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, कोई सी भी कला है, चाहे धर्मों का विकास हुआ हो, इन सभी का विकास अकबर के समय में ही हमें देखने को मिलता है। इसीलिए मुगल कालीन चित्रकला का वास्तविक प्रारंभ अगर आपसे पूछा जाए किसके समय में हुआ, तो अकबर के काल से ही माना जाता है दोस्तों। तो क्या कहा हमने? मुगल कालीन चित्रकला का वास्तविक प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो मुगल कालीन चित्रकला का वास्तविक प्रारंभ जो है वो अकबर के काल से माना जाता है। इनके समय कौन से चित्र बने? छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट, जैसे व्यक्ति को देख करके बनाए जाते हैं। लघु चित्र, भित्ति चित्र, दीवार पे बनने वाले, ये सारे चित्र इनके समय बनाए गए। इनके समय मुख्य चित्रकार कौन है? अबू समद है। हमने अभी देखा था ना, हमजा नामा है ना, मीर सैयद अली दोनों ने मिलकर के शुरू तो किया था हुमायूं के समय में, लेकिन पूरा अकबर के समय में होता है। तो इनका काल यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा दशवंत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बसावन है, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। इन सभी का उल्लेख हमें अबुल फजल द्वारा लिखी हुई आईने अकबरी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पूछा जा सकता है अकबर निम्न में से अकबर कालीन कौन सा चित्रकार है या नहीं है, ऐसा पूछ लीजिए चित्रकार किसके काल में थे, तो बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और आईने अकबरी में किन चित्रकारों का उल्लेख है, तो इनका हो गया दोस्तों। कौन कौन से? अबू समद, मीर सैयद अली, दशवंत और बसावन। दशवंत बसावन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। अकबर ने अबू समद को उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि? शीरी कलम की उपाधि, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शीरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? अबू समद को दी थी। और इसी के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग का गठन भी किया गया था। अब अच्छा क्वेश्चन बन गया कि चित्रशाला विभाग जो है किसके शासनकाल में बना था, तो अकबर के काल में बना था। और किसके नेतृत्व में बना? तो अबू समद के। तो अबू समद को कौन सी उपाधि दी थी अकबर ने? शीरी कलम की उपाधि दी थी दोस्तों। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। अब हम बात करें दशवंत की, ये रहा यहाँ पे दशवंत। तो दशवंत के बनाए चित्र केवल हमजा नामा में ही हमें देखने को मिलते हैं। इनकी मृत्यु विक्षिप्त अवस्था में हुई थी, ये कोई याद रखने की बात नहीं है, लेकिन आप याद रखें दशवंत के चित्र हमें किस में मिलते हैं? हमजा नामा में। हमजा नामा अब्दुल समद और मीर सैयद अली से भी संबंधित थी दोस्तों। बसावन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकबर काल का ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। बेस्ट चित्रकार अगर आपसे पूछा जाए अकबर काल में कौन था, तो वैसे बेस्ट और वैसे बसावन। और इसका बेस्ट चित्र कौन सा है? एक कृष्णकाय घोड़े के साथ में मजनू। कृष्णकाय मतलब दुबला पतला एक घोड़ा है और उस घोड़े के साथ में मजनू है। ये बसावन का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, मुख्य चित्र है। और बसावन जो है वो अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़िया चित्रकार उस समय का माना जाता है दोस्तों। अब हम बात करें जहांगीर कालीन चित्रकला की, तो विंसेंट स्मिथ के अनुसार
मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल हम किसी को कह सकते हैं, तो वो जहांगीर के काल को कह सकते हैं विंसेंट स्मिथ के अनुसार। अब अगर आपसे पूछा जाए मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल हम किसे कहते हैं, तो जहांगीर के काल को कहते हैं। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है, इसलिए यही मान्य होगा दोस्तों। प्रारंभ अकबर के समय में हुआ, व्यवस्थित हुआ, लेकिन स्वर्ण काल हम जहांगीर वाले को कहते हैं। जिसके समय में बहुत ज़्यादा चित्र बने, बहुत ज़्यादा विकास हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा है उसकी तुजुके जहांगीरी, उसमें वो लिखता है दोस्तों, जहांगीर स्वयं चित्रकला का बड़ा पारखी था दोस्तों, इसीलिए तो अंग्रेज़ों से भी मार खा गया था। तो चित्रकला का इतना पारखी था, वो ये कहता था कि मेरा चित्रकला में ज्ञान इतना बढ़ गया है, यदि एक व्यक्ति का ही चित्र, यानी एक चित्र को कई चित्रकारों ने मिल करके बनाया, यानी एक पार्ट किसी ने बना दिया, एक पार्ट किसी ने बना दिया, तो ये कहता था कि मैं उस चित्र को देख करके बता सकता हूँ कि कौन सा भाग कौन से वाले ने बनाया है दोस्तों। ये इतना उसका पारंगत माना जाता है। ऐसी स्टेटमेंट आपको तुजुके जहांगीरी में पढ़ने को मिलती हैं। अब हम बात करें जहांगीर के समय चित्रकार कौन से हैं, तो अकारिज है। अकारिज अकबर और जहांगीर दोनों के काल में ही था। अबुल हसन है, फर्रुख बेग है, उस्ताद मंसूर है, बिशन दास है, मनोहर है। ये सारे जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार हैं जो दरबारी मानते हैं अपने। उस्ताद मंसूर के प्रमुख चित्रों की बात करें तो इसमें साइबेरियन सारस, बंगाली गुलाब मुख्य हैं। जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी नादिर उल अस्त्र। अब यह क्वेश्चन बन गया कि उस्ताद मंसूर किसके समय थे? जहांगीर के काल में। अब आपसे पूछा जाए साइबेरियन सारस, बंगाली गुलाब किस चित्रकार के प्रमुख चित्र है? तो उस्ताद मंसूर की। जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा इसे दी गई थी दोस्तों। अबुल हसन भी थे। अबुल हसन के द्वारा जहांगीर का एक दरबारी चित्र बनाया गया और ये कहा जाता है तुजुके जहांगीरी जो इनकी आत्मकथा है उसके जो फ्रंट पेज पर, जैसे आप किताब लेके आते हो ना लक्ष्य की लायत, उसके ऊपर जो मुख्य पेज होता है, उसी तरह से तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर के दरबारी चित्र को लगाया गया है और वो जो चित्र है दरबारी चित्र जहांगीर का वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। इसे भी जहांगीर ने उपाधि दी नादिर उस जमा। कौन सी दी है? नादिर उस जमा की उपाधि अबुल हसन को जहांगीर ने दी थी दोस्तों। जहांगीर ने बिशन दास, ये भी बहुत अच्छा चित्रकार था, को फारस के शाह और उनके परिवार के सदस्यों के चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बिशन दास किसके समय में था? पहला क्वेश्चन तो यही है, जहांगीर के काल में। अब ऐसा पूछा जा सकता है ना, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास ये किसके समय के चित्रकार हैं? तो जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। बिशन दास ऐसा चित्रकार था जिसको फारस भेजा गया जहांगीर के द्वारा, किस लिए? ताकि फारस के शाह और उसके परिवार के वो है चित्र बना सके, इसलिए उसे फारस भेजा गया था। और ये एक लघु चित्रकार हुआ करता था जो छोटे चित्र बनाता है। जहांगीर के काल की विशेषता यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव, हमने कहा ना अंग्रेजों से संपर्क में आ गए थे ना, तो जहांगीर के काल में यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हमें यहीं देखने को मिलता है दोस्तों। जहांगीर के काल में जो चित्रकला बनी उसकी विशेषताओं की बात करें, दरबारी चित्र इनके समय में बने। ईसा के जन्म का चित्र मिल जाएगा, मरियम का चित्र है, सलीब पर चढ़े ईसा का चित्र है, उमड़ते घुमड़ते बादलों में देवदूतों का चित्र है। इनके काल में फीके रंगों का प्रयोग किया जाता था, चटक रंगों का प्रयोग इनके समय में कम हो गया। फीके जो कलर हैं उनका, लाइट कलर का उपयोग यहाँ ज़्यादा हुआ करता था दोस्तों। फिर हम बात करें शाहजहां कालीन चित्रकला, तो जहांगीर काल में जहाँ हल्के कलर थे यहाँ पर चटक रंगों का उपयोग किया गया। पहली बार इनके चित्र के चारों ओर हाशिया बनाने की परंपरा, जैसे अभी आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इस तरह से एक हाशिया, चित्रों के चारों ओर एक हाशिया बनाने की परंपरा जो है वो शाहजहां काल में प्रारंभ हुई थी। चित्रकारों की बात करें, मोहम्मद नादिर समरकंदी, विचित्र और मुराद, ये इसके समय के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं शाहजहां काल के।
इसके बाद में हम औरंगजेब कालीन चित्रकला की बात करें तो यहाँ हमें कोई चित्र देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि औरंगजेब वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने चित्रकला पर प्रतिबंध ही लगा दिए, संगीत पर भी लगा दिए थे दोस्तों। तो औरंगजेब काल में आपको चित्रकला देखने को नहीं मिलती, इन्होंने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसने सिकंदरा में स्थित अकबर का जो मकबरा है सुंदर था, उसके चित्रों पर भी चूना पुतवा दिया था दोस्तों। अकबर के मकबरे का जो बहुत सुंदर चित्र थे उस पर भी चूने से पुतवा दिया, इतनी इसको नफरत हुआ करती थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आइए बात करते हैं मुगल कालीन संगीत कला के विषय में, जो भी पढ़ना अनिवार्य है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संगीत कला में वैसे तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, जो जरूरी है हम देख लेते हैं। मुगल कालीन संगीत कला के आरंभ, जिस प्रकार से चित्रकला का वास्तविक आरंभ अकबर के समय में हुआ और औरंगजेब के समय जाकर के बंद हो जाता है, वैसे ही संगीत कला का वास्तविक प्रारंभ अकबर के समय में होता है और औरंगजेब के समय में जाकर के बंद भी हो जाता है दोस्तों। विलियम फिंच ने अकबर के दरबार में 7 दिनों की अलग अलग संगीत टोलियों का उल्लेख किया है दोस्तों, यानी रोजाना उसके दरबार के अंदर 7 अलग अलग टोलियाँ आया करती थी दोस्तों। संगीतकारों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम इम्पोर्टेंट नाम आता है तानसेन, सभी ने सुना होगा। इसका मूल नाम जो था वो था तनु पांडे। क्या नाम था? तनु पांडे थे, जिसे हम क्या कहते हैं? तानसेन कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों तानसेन ने ग्वालियर की संगीतशाला में बाबा हरिदास से संगीत की शिक्षा ली थी। तानसेन ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी? बाबा हरिदास से संगीत की शिक्षा ली थी। और उसके बाद में ये रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में नियुक्त किए गए थे। यहीं से रामचंद्र के दरबार से ही अकबर के दरबार में इनकी एंट्री होती है, आने का अवसर मिलता है। ये अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार माने जाते हैं। राग मल्हार और दीपक राग गाने में ये बहुत ज़्यादा पारंगत हुआ करते थे दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार तानसेन कौन सी राग मल्हार और दीपक राग गाते थे, इनके गुरु कौन थे? बाबा हरिदास थे। ग्वालियर की संगीतशाला से ही इन्होंने शिक्षा ली थी और रीवा के शासक के यहाँ सबसे पहले नियुक्त हुए थे दोस्तों। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी गई है? तो ये तानसेन को दी गई है। इसके अलावा था लाल कुलवंत, ये पक्की राग गाने में काफ़ी पारंगत था और अकबर का संगीत गुरु भी था दोस्तों। अकबर खुद नगाड़ा बजाने में काफ़ी ज़्यादा पारंगत व्यक्ति था। तो अकबर के संगीत गुरु लाल कुलवंत थे दोस्तों। बैजू बावरा का नाम आपने सुना होगा, फिल्म भी बन चुकी है इनके ऊपर। ये अकबर का गैर दरबारी मुख्य संगीतकार था, दरबार में नहीं रहता था लेकिन इसके समय का एक मुख्य संगीतकार अपने मानते हैं। बाज बहादुर ये मालवा का शासक था, इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने दरबारी टोली में इसे शामिल किया था दोस्तों। जहांगीर कालीन प्रमुख संगीतकार की बात करें तो मक्कू है, इमजा है, चतुर खां है, शौकी है, विलास है। विलास खां तानसेन का ही पुत्र था। शौकी जो था जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि इन्हें प्रदान की थी दोस्तों। जहांगीर दाद, परवेज दाद, खुर्रम दाद जहांगीर कालीन मुख्य संगीतकार हुआ करते थे। छोटी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। शाहजहां कालीन संगीतकारों की बात करें, लाल खां, पंडित जगन्नाथ, सूरसेन, सुखसेन, दूरंग खां थे, लाल खां थे। लाल खां का नाम आपने सुना होगा, जब आप ध्रुपद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिलेगा। ध्रुपद गायन शैली में पारंगत थे और ये शाहजहां का संगीत गुरु था। अगर आपसे पूछा जाए शाहजहां का संगीत गुरु कौन है तो लाल खां है दोस्तों। संपूर्ण मुगल काल में ध्रुपद गायन शैली का ही सबसे ज़्यादा प्रचलन था। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गायन शैली प्रचलित थी तो ध्रुपद शैली ही सबसे ज़्यादा गाई जाती थी। पंडित जगन्नाथ का नाम अभी हमने लिया, ये कवि थे, साहित्यकार के साथ साथ संगीतकार भी थे। और इनकी जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो रस गंगाधर इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं। इसके अलावा गंगा लहरी नामक संगीत ग्रंथ की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। ये एकमात्र ऐसे मुगल संगीतकार थे जिनके भार जितना सोना भेंट किया गया था, यानी इनको तोल करके जितना इनका वेट था उतना ही सोना इन्हें भेंट किया गया था। औरंगजेब की बात करें तो अभी हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, अकबर के समय में हर कला का विकास हुआ, औरंगजेब के समय में अंत हो गया। तो औरंगजेब स्वयं प्रारंभ में वीणा बजाया करते थे, बाद में इनको शायद वीणा से कोई नफरत हो गई, इसीलिए उन्होंने बाद में संगीत कला पर पूरी तरह से क्या किया, प्रतिबंध लगवाने का कार्य किया था दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी मुगलकालीन कला। हमने अच्छे से स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लिए। इतना भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और कुछ रह जाएगा तो हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी उनके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई तथ्यों के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।